अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि डीएनए होता क्या है, डीएनए को सीक्वेंस क्यों किया जाता है और कौन-कौन सी सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, जिससे हम डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हैं। प्लस बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डीएनए का क्या रोल है। ये सब कुछ आपको इसी लेक्चर में मिलने वाला है, तो इस वजह से बड़े ही तवज्जो के साथ सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी हमारे पास डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ और डीएनए की डेफिनिशन हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले डीएनए को देखते हैं। डीएनए बेसिकली है क्या? डीएनए होता है जैसे आप सुनते होंगे कि भाई इसके जीन्स में ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है? या इसके जीन्स में ये वाली चीज़ है या इसके डीएनए में ही है कि इसने ऐसा बिहेव करना है। सो बेसिकली आप जिस तरह दिखते हैं, आपका दिखना, आपका किसी काम को परफ़ॉर्म करना, आपका अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो कैसे आप बैठते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, आप कितने लंबे दिखते हैं, ये सब कुछ आपके डीएनए के अंदर होता है। एंड ऑफ़ कोर्स कुछ चीज़ें आप सीखते भी हैं। आई एम सेइंग कि आपकी अगर हाइट ज़्यादा है तो आप साइकिल पे बैठ के कैसे दिखते हैं, वो वाली चीज़। सो नाउ वी विल सी डीएनए बेसिकली होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसे बोला जाता है। ये फंडामेंटल मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? अब कैरी कैसे करता है और कहाँ से कैरी करता है उसके बारे में देखते हैं। से फॉर एग्जांपल ये आपके फादर हैं, ठीक है? और ये आप हैं, ठीक है? सो होता क्या है जो आपके फादर से और आपकी मदर से जितने परसेंट डीएनए होता है वो मिलता है एंड देन यू आर हियर, ठीक है? सो फादर या मदर से जो आपके पास खसूसियात आई हैं, प्रॉपर्टीज़ आई हैं, वो बेसिकली डीएनए के थ्रू आई हैं, ठीक है? सो इसमें क्या होता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो ट्रांसफ़र होती है। सो ह्यूमन्स की भी होती है, बैक्टीरिया जो है उसकी भी होती है, ठीक है? और इसके अलावा डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स की भी जो है वो इसी तरीके से डीएनए जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है? और ये ब्लूप्रिंट है बेसिकली दैट डिक्टेट्स हाउ टू डेवलप, फंक्शन, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस एसेंशियली मेकिंग यू यू। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लूप्रिंट बताता है कि किस तरीके से आपके बाजू बनने हैं, कितने लंबे बनने हैं, कितनी आपकी ग्रोथ होनी है, कितने आपके दाढ़ी के बाल आने हैं, वो काले आने हैं, वो सफ़ेद आने हैं, फंक्शन कैसे करना है, आपने ग्रो करते वक़्त किस-किस साइडों से ज़्यादा ग्रो करना है, मीन्स टू से आपकी हाइट ज़्यादा होनी है या आपका वेट ज़्यादा होना है एंड रिप्रोड्यूस आपने किस तरीके से करना है एंड ऑफ कोर्स एसेंशियली मेकिंग यू यू। और आप जो आज हैं वो इस डीएनए की बदौलत ही हैं। अक्सर हम कहते हैं ना कि आपकी जो शक्ल है आपके दादा-अब्बू से मिलती है या आपकी शक्ल जो है या आपका फेस जो है, आपके फीचर्स जो हैं, वो आपकी नानों पे गए हैं या दादों पे गए हैं। तो वो सारे का सारा जो है वो डीएनए के थ्रू आता है, ठीक है? सो डीएनए बेसिकली फंडामेंटल मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। यहाँ तक समझ आ गई? अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। सो ये बेसिकली एक डीएनए की स्ट्रक्चर है। ये डबल हेलिक्स एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होती है। अगर आप एक रस्सी को देखें तो इस तरीके से बल खाती हुई रस्सी जो नीचे जा रही होती है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसी तरीके से डीएनए की होती है। और डीएनए के अंदर अगर आप गौर करें आपके पास ये बेसेस होते हैं, ठीक है? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। एडेनिन होगा तो ए लिख देंगे, थायमिन होगा टी लिख देंगे, साइटोसिन होगा सी लिख देंगे, गुआनिन होगा तो जी लिख देंगे। और इसको जो जोड़े रखती है वो होती है फॉस्फेट बैकबोन, ये वाली बैकबोन, ठीक है? तो अब क्या होता है, आपके डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो बेसिक ब्लॉक ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है, वो ये 4 जो हैं बेसेस हैं और एक फॉस्फेट की बैकबोन है। ये बैकबोन के अंदर फॉस्फेट होता है। अच्छा, बैकबोन का मतलब ये है कि इसकी वजह से ये सारी स्ट्रक्चर जो है, ये एक दूसरे के साथ डिफरेंट किस्म की सीक्वेंसिंग में जुड़ते हैं और फिर आगे जाके आपका डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एडेनिन थायमिन के साथ मिला हुआ है और यहाँ पे आपका साइटोसिन थायमिन के साथ मिला हुआ है और यहाँ पे आपका थायमिन जो है वो एडेनिन के साथ मिला है। अब ये 2 कौन-कौन से बेस पेयर्स हैं? यहाँ पे कौन से बेस पेयर्स हैं और कौन-सी पोज़ीशन पे कौन से बेस पेयर्स मौजूद हैं? ये सारी पोज़ीशन ऑफ दीज़ बेस पेयर्स प्लस इनकी जो कॉम्बिनेशन है ये भी मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ प्लस कॉम्बिनेशन और इसकी जो है पोजीशन हमने देख लिया। नंबर 1 पे पोजीशन है, नंबर 2 पे इनका कॉम्बिनेशन है एंड नंबर 3 पे है कितनी
सीक्वेंस बार-बार रिपीट हो रही है, ठीक है? मतलब अगर 3 दफ़ा ये आए तो इसी तरीके से दोबारा आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा और यहाँ पे आप देखें जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन मौजूद है, ठीक है? यहाँ पे भी। सो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि किस किस्म का हेरिडिटी मटीरियल है। यानी कि जो चीज़ आगे ट्रांसफ़र करनी है जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, वो डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं, उन पे डिपेंड करता है। अब आपको पता है घर बन रहा है तो आप ईंटों के साथ वो घर बनाते हैं, ठीक है? इस तरीके से ईंट पे ईंट रखते जाते हैं। ईंट पे ईंट रखते जाते हैं, फिर आपकी दीवार बनती है, फिर आपका अल्टीमेटली घर बन जाता है। इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स और डीएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑफ कोर्स वो क्या हैं? वो ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब डीएनए और आरएनए ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, अक्सर-औक़ात आप देखते होंगे। सो दोनों को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले आपने डीएनए की स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दोबारा से आपको डीएनए की स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए को और आरएनए को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर सिर्फ ये डीऑक्सी का फ़र्क है। बाकी राइबोन्यूक्लिक एसिड ही हैं दोनों, लेकिन यहाँ पे डीऑक्सी है। यानी कि यहाँ पे डबल हेलिक्स है, यहाँ पे सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है? और यहाँ पे थायामीन है, यहाँ पे साइटोसिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है। ये इनको बोला जाता है न्यूक्लियोबेसेस। न्यूक्लियोबेसेस इनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोबेसेस बोला जाता है और ये न्यूक्लियोबेसेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बेस का पेयर है, इसको बोलते हैं बेस पेयर्स। ये बेस का पेयर है, पेयर का मतलब है एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे, ये दोनों मिलके जुड़ेंगे तो ये एक बेस पेयर बनेगा, ठीक है? बेस का पेयर, ये हमने देख लिया। फिर इसके बाद हेलिक्स ऑफ शुगर फास्फेट्स। सो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो बैकबोन है, ये बेसिकली फास्फेट हेलिक्स इसे बोला जाता है या हेलिक्स ऑफ शुगर फास्फेट दोनों से मिलके बनता है। अब थायामीन की डिफरेंट स्ट्रक्चर है, साइटोसिन की डिफरेंट है, एडेनिन की डिफरेंट है एंड ग्वानिन की डिफरेंट है और इनको लेटर दिए जाते हैं टी, सी, ए एंड जी। अब बजाय इसके कि मैं सारा कुछ लिखूँ और इनको कलर से शो करूँ, अगर मैं इसको जी बोलूँ तो यहाँ पे जी का और किसका कॉम्बिनेशन है? सी जी, ठीक है? फिर इसी तरीके से अगर रेड और येलो देखा जाए तो रेड है थायामीन और ये है एडेनिन, तो टी, ए, ठीक है? सो इस तरीके से आपकी सीक्वेंस चलती जाती है, जैसे-जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं और आपकी एक नंबर ऑफ जो है वो न्यूक्लियोबेसेस मिलके आपकी एक सीक्वेंस बना देते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सी, जी, टी, ए एंड आगे ये वाली सीक्वेंस चलती जाती है, ठीक है? अब ये जो सीक्वेंस चलती जाती है, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है क्योंकि ये न्यूक्लियोबेसेस हैं इसके अंदर और न्यूक्लियोबेसेस की सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं। सो ये होती है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, राइट? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब अगर यहाँ पे आरएनए को देखा जाए, आरएनए इज़ अ बिट डिफरेंट देन डीएनए और इसको हम बड़ी गौर से देखते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोबेसेस मौजूद हैं और आपने देखा कि यहाँ पे बेस पेयर्स नहीं है, ये सिंगल न्यूक्लियोबेसेस हैं, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली साइटोसिन वैसे ही है, एडेनिन भी वैसे ही है, ग्वानिन भी वैसे ही, जो यूरासिल है वो बेसिकली चेंज हो गई है फ्रॉम किससे चेंज हुई है? थायामीन से, ठीक है? सो यहाँ पे यू आ जाएगा। सो यूसीएजी ये होती है आपकी कौन-सी स्ट्रक्चर है? आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपके पास आरएनए के बेसिक न्यूक्लियोबेसेस आ गए। और यूजुअली क्या होता है, आप डीएनए जो है इसी को सीक्वेंस करते हैं। तो इसी वजह से आपके पास यूरासिल कभी भी नहीं आता सीक्वेंस के अंदर, आपके पास हमेशा जीएसीटी आता है जब आप सीक्वेंस करते हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप बेसिकली डीएनए से आरएनए बनाते हैं या आरएनए बनता है सेल के अंदर और आरएनए से फिर बनती हैं प्रोटीन्स। इसको सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है, ठीक है? अब जब भी कोई चीज़ आपने सीक्वेंस करनी है तो आप डीएनए से स्टार्ट करते हैं। आरएनए को भी स्टडी करना है तो उसको डीएनए में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप आगे स्टडी करेंगे। एंड जब भी आप आरएनए को स्टडी करते हैं तो इसका पहले कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है उसे बनाते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है? ये जो आपकी आरएनए की सीक्वेंस है, इसके दूसरी साइड पे कौन-कौन सी चीज़ें पेयर कर रही हैं और आप इमेजिनरी तौर पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना देते हैं। जिससे क्या होता है, आपको पता होता है कि यूरासिल ने किसके साथ अटैच होना है, अगर यहाँ पे यूरासिल है तो इसके फ्रंट पे क्या आएगा, साइटोसिन के फ्रंट पे क्या आएगा, एडेनिन के फ्रंट पे क्या आएगा एंड ग्वानिन के फ्रंट पे क्या आएगा। यू कैन देन रिप्लेस दोज़ एंड उसका आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना देते हैं। सो ये होता है जनाब डीएनए और डीएनए इस तरीके से आपका हेरेडिटी मटेरियल होता है और ये बेसिकली जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को आपके आगे ट्रांसफ़र करता है। एंड ऑफ कोर्स ये डीएनए जो है ये सेल्स के अंदर होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है
एंड यू नीड टू नो सम बेसिक बायोलॉजी टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? अब आगे चलते हैं। अब डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है? डीएनए सीक्वेंसिंग बेसिकली एक प्रोसेस है। मैं भी आपको समझाता हूँ, मैं दूसरे को थोड़ा-सा नीचे कर लूँ ताकि आप थोड़ा-सा ईज़ी वे में चीज़ों को समझ सकें। सो डीएनए सीक्वेंसिंग प्रोसेस होता है किस चीज़ का? प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो ए, टी, जी, सी हैं इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। सिर्फ़ इसके ऑर्डर को फाइंड आउट करने को हम डीएनए सीक्वेंसिंग बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड्स, राइट? अगर आपको ये ऑर्डर पता चल जाए, इसी की बेस पे आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। ये ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है इसकी बेस पे, ठीक है? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या है कि अब आपका एक डीएनए मॉलिक्यूल है, वो कुछ इस तरीके से जा रहा है और यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से इस तरीके से डीएनए मॉलिक्यूल बना है। अब यहाँ पे कहाँ से फर्स्ट बेस पेयर स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवाँ, यहाँ से इस साइड पे और ऊपर से नीचे। अगर आप दोनों साइडों पे स्टडी करें तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से भी नीचे आ सकते हैं, नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं। वरना आप डीएनए मॉलिक्यूल की एक साइड से अगर स्टार्ट कर दें सीक्वेंस करना फ्रॉम हियर, तो आप ऊपर जाते जाएँगे लाइक दिस और आप इस तरीके से सारी सीक्वेंस को स्टडी करेंगे इन एन ऑर्डर, ठीक है? तो अगर आप एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहे हैं तो सिंगल एंड है ये, सिंगल एंड रीड्स आपके पास आएँगे और अगर आप दोनों साइडों से आ रहे हैं तो इसको पेयर्ड एंड रीड बोला जाता है। पेयर्ड एंड रीड्स आपके पास आएँगे, ठीक है? सो ये बात आपने याद रखनी जब हम सिंगल एंडेड एंड पेयर एंडेड एंड्स रीड को देखेंगे। अब आपको भी पता है अगर आप एक साइड से ऊपर को जा रहे हैं और एक ही साइड से स्टडी कर रहे हैं और सिंगल एंडेड रीड है, अगर कहीं पे गलती हो गई, यहाँ से आपसे मिस हो गया कोई, तो आपके पास वेरिफिकेशन के चांसेस नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर आपकी एक साइड से गलती हो जाती है तो ऊपर वाला भी तो कन्फर्मेशन आपके पास आ रही है ना, तो उसने भी तो उसको मेजर करना ही है। तो एक से अगर गलती हो जाती है, यहाँ से मिस हो जाता है, सो ऊपर वाला उसको फिक्स कर देगा। अगर यहाँ से इसकी मिसिंग हो गई तो बाकी फिर ले लेंगे। यानी कि यहाँ से हम ये वाला पार्ट इसको दे सकते हैं और यहाँ से ये वाला पार्ट इसको दे सकते हैं। इस वजह से पेयर्ड एंड रीडिंग हमारे पास अच्छी होती है। सो डीएनए सीक्वेंसिंग क्या करती है? ऑर्डर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल उसको फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए मॉलिक्यूल, उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो है वो किस किस्म के जो मटेरियल है वो क्या है। और ये ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल हमें बताता है कि ये डीएनए क्या है, किसका है, टैक्सोनॉमी भी इससे पता चलती है और इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि जीन्स कौन-कौन सी हैं। जीन्स के बारे में हम बात करेंगे लेकिन अभी डीएनए मॉलिक्यूल्स के बारे में हम थोड़ा-सा समझ लें, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ, चलें यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं जीन्स क्या होती हैं। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स in a specific order as well, उसको हम बोलते हैं जीन, ठीक है? और ऑफ कोर्स इसके अंदर डिफरेंट किस्म की हमारे पास आगे भी एग्जांपल्स आएँगे और हम इसको और भी अच्छे तरीके से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको जीन्स समझने के लिए ये पता होना चाहिए कि आपके पास फॉर एग्जांपल सी, टी, जी, ए, टी, जी, सी, ये कितने नंबर हैं इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के और ये किस सीक्वेंस में है, ये एक जीन को बनाते हैं, ठीक है? सो जीन्स जो हैं वो डिफरेंट लेंथ्स की भी हो सकती हैं, शॉर्टर भी होती हैं, लॉन्गर लेंथ्स की भी होती हैं, 1000 बेस पेयर्स भी हो सकते हैं, सिंगल बेस पेयर्स भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है? सो बेस पेयर्स का आपको पता होना चाहिए क्या है और किस तरीके से हमने आगे चलना है, ये हम देखेंगे। ओके, नाउ वी विल सी सेंट्रल डॉगमा। जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। अगर आपको पता हो सेल के अंदर, नहीं पता तो बेसिक बायोलॉजी को थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लें कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन क्या होती है और किस तरीके से बनती है। स्टार मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो सेंट्रल डॉगमा जो है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि क्या होता है। एंड वी सीक्वेंस एट दिस पॉइंट। तो हम हमेशा जो है वो डीएनए को सीक्वेंस करते हैं, ताकि हमें पता चले कि आगे हम किस तरीके से चलने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? ओके, दैट्स गुड। मैं थोड़ा-सा इसे ज़ूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ से ये वाली फ़िगर को यहाँ थोड़ा-सा उठा के ले आता हूँ। अब यहाँ पे एक एनालॉजी मैंने यहाँ पे रखी हुई है, जो बहुत सिंपल एनालॉजी है और ये आपको बताएगी कि किस तरीके से डीएनए सीक्वेंसिंग काम करती है सेंट्रल डोग्मा के अंदर, यानी कि डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर। अगर आप डीएनए को एक बहुत ही बड़ी बुक तस्वर कर लें,
जो सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखी गई है। यानी कि बुक है, बहुत बड़ी बुक है, लेकिन सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट उसमें यूज़ हुए हैं, जिसका नाम है ए, टी, जी एंड सी। अगर आप इन सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके किसी बुक को लिख रहे हैं, तो आप समझें वो डीएनए है, ठीक है? अब सीक्वेंसिंग का मतलब है कि उस ही बुक को रीड करना, रीडिंग द बुक। यानी कि आप मशीन्स के थ्रू, सीक्वेंसिंग मशीन्स के थ्रू या टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू उसको रीड करें, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग। अगर आप इसको शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग या लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग में डिवाइड करें, तो 2 ही चीज़ें हैं। अगर आप स्मॉल स्निपेट्स यानी कि 100 से लेके 300 लेटर्स एट अ टाइम रीड करते हैं, तो इसे बोला जाता है शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग। और अगर आप 10,000 से 100,000 लेटर्स या इससे ज़्यादा जो है उन्हें रीड करें एक टर्न में, इसे बोला जाता है लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग। शॉर्ट में क्या होता है, 100 से 300 लेटर्स होंगे। 100 से 300 लेटर्स मतलब 100 से 300 बेस पेयर्स होंगे जब आप एक दफ़ा रीड करेंगे, ठीक है? फिर अगली दफ़ा रीड करेंगे तो फिर अगले 100 से 300 बेस पेयर्स होंगे। अब ये एक दफ़ा रीड करने को इसका रीड बोला जाता है, ठीक है? रीड। और ये भी एक दूसरा रीड है, रीड 1 एंड रीड 2 हो गया, ठीक है? सो इस तरीके से आप रीड करते हैं, लेकिन लार्जर के अंदर आपके पास 10,000 के से लेके 100,000 यानी कि 10,000 से लेके 1,00,000 प्लस लेटर्स होते हैं, यानी कि बेस पेयर्स होते हैं, एक टर्न के अंदर। तो लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, शॉर्ट रीड भी एडवांस है, लेकिन शॉर्ट रीड के अंदर आप 100 से 300 बेस पेयर्स जो हैं उनको देखते हैं। मैंने अभी यहाँ पे आपको एक बात समझाई थी पेयर्ड एंड रीड्स की, जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेयर्ड एंड रीड शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग के अंदर ज़्यादातर यूज़ होता है, शॉर्ट रीड्स के अंदर। उसकी वजह ये है कि 300 के बाद अगर आपने कोई जीन सीक्वेंस करनी है, बड़ी गौर से बात देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास एक जीन है, ठीक है? इसको मैंने सीक्वेंस करना है। ये है CATGCT, ठीक है? ये वाली एक जीन है। अब यहाँ पे देखें इस एक जीन के अंदर जब मैं सीक्वेंस कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं यहाँ से सीक्वेंस करूँ, यहाँ से मिस हो जाए, फिर अगला स्निपेट आ जाए मेरे पास, फिर अगला आ जाए। तो मेरे पास ये वाला पार्ट जो है, ये तो मिस हो गया ना, ये, ये पार्ट मिस हो गया। सो जो दूसरा पेयर्ड एंड रीड होगा, ये इस साइड पे जा रहा था, वो दूसरी साइड से आएगा। सो वो हो सकता है इसको कवर कर जाए और मिसिंग पार्ट जो है हमें वहाँ से उसके कम्प्लीमेंट्री से पता चल जाए और यहाँ से इसके पता चल जाए। सो इस वजह से पेड एंड रीड ज़रूरी है शॉर्टर बेसिस के लिए। लॉन्गर के लिए हमें को इतना ज़रूरत नहीं पड़ती पेड एंड की, इस वजह से वो उसको हम जो है वो स्टडी नहीं करते। अच्छा जी, सो यहाँ तक आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम जो है वो पेड एंड रीड सीक्वेंसिंग जो है वो देखते हैं और हमने यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा जो है वो भी देख लिया। अब यहाँ से आपको ये भी समझ आ गई होगी कि किस वजह से हमें जो है वो शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है और किस वजह से हमें लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग जो है वो करनी पड़ती है। ठीक है? अब लॉन्ग रीड का भी आपको समझ आ गई होगी, शॉर्ट रीड की भी आ गई होगी और यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि अगर अल्फ़ाबेट्स 4 ही हों और उससे पूरी बुक लिखी है, तो आप यही समझ लें कि डीएनए सीक्वेंस एक बुक है और 4 अल्फ़ाबेट से उसे लिखा गया है और वही हम सीक्वेंस करते हैं और उनकी अरेंजमेंट बड़ी स्पेसिफ़िक होती है और उन अरेंजमेंट की बेस पे हमारे पास शॉर्ट रीड है, सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड लॉन्ग रीड है। राइट? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जनरेशन ऑफ सीक्वेंसिंग है। सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी थी हमारे पास जो 1977 में हमारे पास आई थी, व्हिच वाज़ सैंगर सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। ये इन्वेंट की गई थी फ्रेडरिक सैंगर साहब ने और रीड लेंथ इसकी थी अप टू 1000 बेस पेयर्स। 1000 बेस पेयर्स का मतलब पता है? ये जो C है, T है, A है, G है, ये बेसिकली 4 बेस पेयर्स हैं। ठीक है? सो हम क्या करते हैं 1000 बेस पेयर्स जो हैं हमारे पास इसके अंदर सीक्वेंस हो सकते थे, लेकिन ये बहुत ही लो थ्रूपुट थी यानी कि एक ही दफ़ा में एक ही कर सकते थे। सो लो थ्रूपुट का मतलब है कि आप एक ही दफ़ा में एक ही टेक्नोलॉजी को एक ही दफ़ा में एक ही रीड या एक ही स्निपेट जो है वो सीक्वेंस की जाती थी। सो वन सीक्वेंस एट अ टाइम, वन रीड सीक्वेंस एट अ टाइम, ठीक है? इसके अंदर ये था। अगर आप इसको आजकल भी यूज़ करना चाहें तो वैलिडेशन और स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि एक स्निपेट ही इसके अंदर यूज़ होती थी और एक ही सीक्वेंस एट अ टाइम आती थी। इस वजह से इसको लो थ्रूपुट बोला जाता था। अब लो वर्सेस हाई थ्रूपुट क्या है अब देखते हैं। सेकंड जनरेशन हमारे पास आई जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, इसे बोला जाता है एनजीएस। एनजीएस भी बोला जाता है, इसे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग भी बोला जाता है। एग्जाम्पल है इसकी इल्यूमिना या आइन टोरेंट।
इल्यूमिना जो है इस वक़्त सबसे आगे है, आइन टोरेंट जो है वो बहुत ही आप कह दें कि नापैद एक किस्म की है, लेकिन इल्यूमिना जो है वो इसकी मेजर एग्ज़ाम्पल है आज के दौर के अंदर और बहुत बड़ी कंपनी है इल्यूमिना एज़ वेल। रीड लेंथ इसकी 550 टू 300 बेस पेयर्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 50 टू 300 बेस पेयर्स की आपकी जो है वो एक स्निपेट जो है वो शॉर्ट रीड इस वजह से है क्योंकि ये एक स्निपेट जो है एक दफ़ा जब सीक्वेंसिंग होती है तो ये शॉर्ट रीड 50 टू 300 बेस पेयर का इसे सीक्वेंस करता है। फिर दूसरा इसी का सीक्वेंस होता है 50 टू 300, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल है हमारे पास तो ये एक-एक करके उसको सीक्वेंस करता जाएगा, ठीक है? थ्रूपुट ये वेरी हाई है, मिलियंस ऑफ रीड्स कैन बी सीक्वेंस्ड एट अ टाइम। तो इसमें सिर्फ एक रीड होता था सीक्वेंस, यहाँ पे मिलियंस ऑफ रीड्स यानी कि इस तरह के मिलियंस रीड्स जो हैं वो आप सीक्वेंस कर सकते हैं। इसी वजह से इसे हाई थ्रूपुट बोला जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज़ वेरी हाई थ्रूपुट। ओके। ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग भी इसे बोला जाता है, हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग भी इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि मिलियंस ऑफ रीड्स कैन बी सीक्वेंस्ड एट द सेम टाइम, ठीक है? अब आप देखें कि लॉन्गर सीक्वेंसिंग हमारे लिए फ़ायदेमंद थी, लेकिन शॉर्टर को मिलियन रीड्स के अंदर जब हमने किया और इसके पेड एंड सीक्वेंसिंग की, तो हमारे पास और भी अच्छी जो है वो सीक्वेंस आ गई। एट द एंड हमारा गोल ये है कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ना, इसकी ओरिजिनल जो सीक्वेंस है, 100% एक्यूरेट आए। गोल हमारा ये है। अगर 99% भी आ जाए इट्स फाइन, 90% भी आ जाए समहाउ इट्स फाइन इन डिफरेंट केसेस, लेकिन बहुत कम क्वालिटी इसकी ना हो। सो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कितने परसेंट इसका क्वालिटी स्कोर और कितने रीड्स हैं? हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिलियंस ऑफ रीड्स को सीक्वेंस करते हैं, पेयर्ड एंड में होते हैं, तो हम डीएनए के ऊपर फिर उसे इस तरीके से मैप करते हैं। अगर कोई जगह रह जाए लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इतनी मैप हुई, यहाँ से इतनी मैप होगी और ये जगह हमारे पास बची यहाँ से, सो वी कैन से कि ये वाली जगह जो है ये मिस हो गई, ठीक है? सो व्हाट वी कैन डू इज़ हम ये वाला जो मिलियंस ऑफ रीड हमने एक दफ़ा गुज़ारे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिलियन बेस पेयर्स 5 एमबीपीएस का हमारा एक जीनोम है, ठीक है? जीनोम है कि एक जीनोम के अंदर जो बैक्टीरिया का जीनोम है, उसके अंदर टोटल जो डीएनए के अंदर बेस पेयर्स हैं वो 5 मिलियन है, 5 एमबीपीएस, ठीक है? एमबीपी लिख देते हैं या एमबीपीएस भी लिख दें, इट्स फाइन, बेस पेयर्स। अब आप मुझे बताएँ अगर 5 मिलियन बेस पेयर्स उसके अंदर टोटल हैं, इस तरीके से एक जीनोम है, ठीक है? उसका 5 मिलियन बेस पेयर्स इसके अंदर है। अब बात याद रखिएगा, अगर मैं इसको एक दफ़ा सीक्वेंस करूँ, फिर इसको दोबारा से सीक्वेंस करूँ, फिर दोबारा से सीक्वेंस करूँ, फिर दोबारा से सीक्वेंस करूँ, तो आप खुद देखें कि अब मेरे पास जो रिज़ल्ट आएँगे इसके, उसमें इस तरह के मिसिंग रीजन के चांसेस कम होंगे। क्वालिटी वुड बी रियली हाई, ठीक है? सो इस वजह से जब 5 मिलियन बेस पेयर्स हैं मेरे पास, अगर मैं इसके फॉर एग्ज़ाम्पल 20 मिलियन बेस पेयर जो हैं वो इसके सीक्वेंस करवाता हूँ बेस्ड ऑन द टोटल रीड्स, मेरे पास कितने रीड्स आते हैं और कितनी मेरे पास होते हैं, तो उसमें हम कवरेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से डीप सीक्वेंसिंग करवाना जो है वो आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। डीप सीक्वेंसिंग का मतलब यही है कि एक जो जीनोम है उससे कई गुना ज़्यादा रीड्स को लेके आना। लेकिन इसमें हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आपके लिए एक छोटी-सी असाइनमेंट है यहाँ पे और वो ये है कि आपने ये देखना है कि कवरेज डेप्थ क्या होती है सीक्वेंसिंग की, ठीक है? कवरेज डेप्थ क्या होती है सीक्वेंसिंग की, राइट? ओके। तो ये हमारे पास दूसरी टेक्नोलॉजी है। फिर हमारे पास तीसरी टेक्नोलॉजी आती है व्हिच इज़ देयर रियली गुड और वो है ऑक्सफोर्ड नैनोपोर और इसे लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ये 3rd जनरेशन की है और पैक बायो इस वक़्त की टॉप नॉच है टेक्नोलॉजी और उतनी ही एक्सपेंसिव भी है, ठीक है? टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है। पैक बायो अकेली हो तो बहुत अच्छा जीनोम आपके पास आ जाता है। लेकिन ऑक्सफोर्ड नैनोपोर भी लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग देती है और ये यूएसबी की तरह की आपके पास इतनी सी डिवाइस होती है, आप इसी के अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल लोड करते हैं और ये ऑटोमेटिकली इसे सीक्वेंस करके आपको दे देती है और इसके अंदर डिफरेंट किस्म के सेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। बहरहाल रीड लेंथ इसकी जो है वो 10,000 से 200,000 प्लस यानी कि लाखों में चली जाती है और ये मिलियन तक है, 2 मिलियन बेस पेयर्स भी ये दे सकती है अगर पैक वायो की तरफ जाएँ या लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ। थ्रूपुट इसकी मॉडरेट टू हाई है, सो इट डिपेंड्स कि आप ज़्यादा जो है वो एक ही दफ़ा में पैरेलली रन करना चाहते हैं या सिर्फ एक रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मिलियंस तो नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कम से कम थाउज़ेंड्स के अंदर
डिफरेंट पैरेलल रिएक्शंस को एक ही दफ़ा चला सके, ठीक है? इसको सिंगल मॉलिक्यूल सीक्वेंसिंग भी कहा जाता है। सिंगल मॉलिक्यूल सीक्वेंसिंग, क्योंकि आप एक ही मॉलिक्यूल को बहुत लंबा सा थ्रेड जो है उसका उसको सीक्वेंस करते हैं इस तरीके से, और एक ही आपके पास लॉन्ग सा रीड जो है वो आ जाता है, ठीक है? इस तरीके से। बजाय इसके कि आप छोटे-छोटे बेस पेयर्स लेने पड़ें। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग में क्या होता है और शॉर्ट में क्या। तो मैं यहाँ पे आप इसको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। अगर ये हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये इस तरीके से डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है? अब इसको मैंने सीक्वेंस करना है, राइट? तो मैं क्या करूँगा, इसका डीएनए मॉलिक्यूल को जो है वो सीक्वेंसिंग मशीन में डालूँगा। शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग इसके छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे सीक्वेंस जो है वो मुझे बना के दे देगी एक ऑर्डर के अंदर। अगर सिंगल एंड रीड है तो इस तरीके से, अगर पेयर्ड एंड रीड है तो ये तो जा रहा था इस साइड पे लाइक दिस, पेयर्ड एंड क्या करेगा, इस साइड पे आएगा। ठीक है? सो ये इस साइड पे आएगा। सो इस तरीके से हमारे पास शॉर्ट रीड की सीक्वेंस होती है। ऑन द अदर साइड अगर हम लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग देखें, सो लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग के अंदर क्या होता है? लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग के अंदर यहाँ पे शॉर्ट रीड्स है। लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग के अंदर आपका पूरे का पूरा लॉन्ग रीड इस तरीके से आपके पास आता है। अच्छे खासे लॉन्ग रीड्स आपके पास आते हैं, लाइक दिस। ठीक है? सो अब आपको समझ आ गई कि लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग क्या है और शॉर्ट रीड क्या है। पैक बायो क्या करती है, वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग एंड गुड क्वालिटी रीड आपको देती है। सो नैनोपोर आपकी कम देती है गुड क्वालिटी रीड, पैक बायो अच्छे देती है, ये बात याद रखनी है। नैनोपोर सस्ती भी है और अक्सर लैब्स के अंदर नैनोपोर सीक्वेंसिंग अवेलेबल होती है, शॉर्ट रीड भी अवेलेबल होती है, पैक बायो जो है वो कंपनीज़ ही करके देती हैं। अच्छा, अब बात सुनिएगा, शॉर्ट रीड और लॉन्ग रीड अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लें ना, शॉर्ट रीड्स प्लस लॉन्ग रीड्स, तो ये दोनों मिलके आपको एक अच्छी जीनोम असेंबली दे देते हैं। जीनोम असेंबली अच्छी आप बना सकते हैं, यानी कि आपकी लैब के अंदर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है? और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास एक पेट्री प्लेट के अंदर एक बैक्टीरिया आया है, उस बैक्टीरिया का डीएनए निकाल के आप उसको सीक्वेंस करते हैं। सीक्वेंस करने के बाद आप पता लगाना चाहते हैं कि ये क्या है, तो सबसे पहले आप 16R 16S जो है वो डीएनए सीक्वेंसिंग इसकी करवाते हैं, 16S जीन की। सो उससे क्या होता है, आपके पास 16S आरडीएनए जीन होती है बेसिकली। सो ये आपको बताती है इस बैक्टीरिया के बारे में, इसकी टैक्सोनॉमी। अगर ये बिल्कुल न्यू हो तो आप इसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। होल जीनोम के लिए शॉर्ट रीड प्लस लॉन्ग रीड अगर दोनों आपके पास हैं तो आपका जीनोम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आता है, और अगर वो जीनोम न्यू है तो आप इसको एनसीबीआई पे पब्लिश कर सकते हैं, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन हैव अ काइंड ऑफ नाइस जीनोम अंडर योर नेम और योर इंस्टीट्यूट, और आप इसके जो है आपके पास कॉपीराइट्स आ जाते हैं। अब जीनोम को होल जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद जीनोम में लाने के लिए यहाँ पे जो स्टेप होता है इसे बोला जाता है जीनोम असेंबली। जीनोम को असेंबल करना, यानी कि सीक्वेंस ऑफ रीड्स जो आपके पास डीएनए की आ गई हैं, उनका सेंस बना के एक फाइनल रिफाइंड जीनोम सर्कुलर वे में लेके जाना। उसके लिए अगर आपके पास लॉन्ग प्लस शॉर्ट ये दोनों सीक्वेंसिंग आपके पास आ जाएँ, तो ये बहुत अच्छा जीनोम आपको देती हैं। अकेली शॉर्ट या अकेली लॉन्ग आपको, शॉर्ट अकेली जो है वो बस ठीक ही देती है। ये जो है ये तो बहुत अच्छा दे देती है, मतलब बहुत ही अच्छा जीनोम। और अकेली लॉन्ग जो है वो भी बस ठीक ही जीनोम देती थी, ड्राफ्टेड सा। लेकिन अगर आप पैक बायो लॉन्ग रीड असेंबली करते हैं तो आपके पास बहुत ही कमाल का जीनोम आएगा, ठीक है? सो शॉर्ट रीड सस्ती, लॉन्ग रीड उससे भी सस्ती, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे करें तो ये थोड़ी-सी एक्सपेंसिव, पैक बायो सबसे एक्सपेंसिव एंड सबसे गुड क्वालिटी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली डू योर जीनोम असेंबली, एंड दिस इज़ हाउ ऑल द सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी वर्क्स। अब यहाँ पे ये सारे का सारा मटेरियल जो सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और डिफरेंट किस्म की टर्म्स हैं, वो मेरे इस गिटहब के पेज के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी अ कंप्लीट गाइड है। आप अगर गिटहब पे जाएँ और यहाँ पे github.com पे जाएँ, अम्मार तुफ़ैल लिखें, बायोइन्फॉर्मैटिक्स का चिल्ला जो है इसके अंदर चले जाएँ, यहाँ पे नंबर 4 पे सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी इस पे क्लिक करें, तो यहाँ पे ये जो मैंने पढ़ाया है, इससे रिलेटेड हर चीज़ बताएगी। ये सिंगल एंड क्या होता है, पेयर्ड एंड क्या होता है, यहाँ पे कवरेज डेप्थ क्या होती है, कंपैरिज़न ऑफ टेक्नोलॉजी बताई है, यूज़ ऑफ राइट टेक्नोलॉजी बताई है, वीडियो रिसोर्सेज़ मैंने दिए हैं कि आपको ज़रूर सीखने चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये है देसी तड़के वाली अंडरस्टैंडिंग अबाउट सीक्वेंसिंग।
और इसको हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इल्यूमिना सीक्वेंसिंग जो है ये पराठा रोल की तरह है ढाबे पे, ठीक है? थिंक ऑफ इल्यूमिना लाइक अ बिज़ी लाहौरी ढाबा मेकिंग पराठा रोल्स। शॉर्ट रीड्स का मतलब है स्मॉल बाइट साइज़ पीसेज़ होंगे, लाइक कटिंग अ पराठा रोल इंटू स्मॉल पीसेज़। हाई एक्यूरेसी इवन पीसेज़ टेस्ट एग्ज़ैक्टली द सेम कंसिस्टेंट क्वालिटी। अगर हाई का एक्यूरेसी का मतलब है कंसिस्टेंट क्वालिटी। हाई थ्रूपुट का मतलब है मेकिंग थाउज़ेंड्स ऑफ रोल पर आवर ड्यूरिंग रश आवर। लो कॉस्ट पर पीस है, अफोर्डेबल फॉर एवरीवन जस्ट लाइक 100 पराठा रुपीज़ 100 का एक पराठा रोल। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हम जीनोम सीक्वेंसिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग में यूज़ करते हैं, ये उसकी मैंने एग्ज़ाम्पल्स देके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? इल्यूमिना इज़ इक्वल टू ढाबा प्रोडक्शन लाइन, जिसके अंदर आप फास्ट, कंसिस्टेंट, अफोर्डेबल बट स्मॉल पीसेस के अंदर बाइट साइज़ पराठा रोल को काटते हैं। नैनोपोर सीक्वेंसिंग की बात करें तो गोलगप्पे वाला है। इमेजिन नैनोपोर एज़ अ स्ट्रीट वेंडर मेकिंग गोलगप्पे। तो उसमें क्या करते हैं, लॉन्ग रीड क्या है, लाइक द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ मनी गोइंग थ्रू द पूरी, ठीक है? पोर्टेबल क्या है, द वेंडर मूव्स अराउंड। रियल टाइम इसमें क्या होता है, यू ईट एन्जॉय एज़ इट्स मेड, यानी कि आप साथ-साथ ही सीक्वेंसिंग करते जाते हैं, पीछे से वो सीक्वेंस होती जाती है। समटाइम्स इसके अंदर पूरी ब्रेक कर जाती है और थोड़ी बहुत आपके पास एरर्स आती हैं। सो अगर आप इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे, यू विल सी दीज़ काइंड ऑफ गुड थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। फिर आती है पैक बायो, ये मेकिंग परफेक्ट कराची बिरयानी की तरह होती है। मल्टीपल पासेस होते हैं इसमें, दम जिसे बोला जाता है, जस्ट लाइक गिविंग मल्टीपल दम टू बिरयानी फॉर परफेक्ट टेस्ट। हाई एक्यूरेसी है, यानी कि एवरी बाइट इज़ परफेक्टली फ्लेवर्ड। टेक टाइम है, अच्छा खासा टाइम लेती है हाई-फाई रीड्स लेने के लिए। एक्सपेंसिव है क्योंकि ये प्रीमियम क्वालिटी है, ठीक है? सो ये 3 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं। और सिंगल एडेड वर्सेस पेयर्ड एंड के बारे में मैंने बताया आपको, चप्पल वर्सेस जूता, कि अगर आप सिंगल एंड की बात करें तो लाइक वेयरिंग वन चप्पल, यू कैन वॉक बट नॉट आइडियली, ठीक है? दोनों चप्पल पहन के चलेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि आप वॉक कर सकते हैं सिंपली। ठीक है? सो ये बड़ी आसान ज़ुबान के अंदर मैंने लिखा हुआ है, प्लीज़ इसको ज़रूर आप देखें। और ऑफ़ कोर्स जब आप बायोइन्फॉर्मैटिक्स की चिल्ला पे जाएँ, तो यहाँ पे आने के बाद ये स्टार और फ़ोर्क का बटन जो है, इनको ज़रूर क्लिक कर दें। इससे आपके पास ये जो लिंक है ज़्यादा देर के लिए रहेगा। ये था जनाब डीएनए क्या होता है, डीएनए टेक्नोलॉजीज़ किस तरीके से आई हैं आपके पास, डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, बेस पेयर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम बेस पेयर्स को सीक्वेंस करते हैं, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, चीप कौन-सी है, एक्सपेंसिव कौन-सी है, ये भी मैंने आपको बताया। और ये भी बताया कि गुड क्वालिटी जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे करनी चाहिए। एंड इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अपना जीनोम सीक्वेंस करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? और अगर आप इस बायोइन्फॉर्मैटिक्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं, सो नाउ दिस इज़ फॉर यू। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करवाया तो codanix.com पे जाएँ। यहाँ पे हमारी वेबसाइट आपके सामने आएगी codanix.com, बायोइन्फॉर्मैटिक्स का चिल्ला, इस पे क्लिक करें और आप हमसे बायोइन्फॉर्मैटिक्स कंप्लीटली सीख सकते हैं बाय जस्ट फिलिंग द फॉर्म गिवन हियर, ठीक है? अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वन विद न्यू लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।